गुड मॉर्निंग। हम लोग नंबर सिस्टम का क्लास कर रहे थे। देखते हैं नंबर सिस्टम में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। 43 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। तो चलिए हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। क्या है, इन एक विषम पूर्णांक होने पर निम्नलिखित संख्याओं में कौन एक सम पूर्णांक है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका 3n-8, क्योंकि ये बाई ऑप्शन बनेगा। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बोला है कौन एक सम पूर्णांक होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका 5n² + 4। तीसरा है 3n² + 5। और चौथा ऑप्शन है आपका 4n² + 5। ये 4 ऑप्शन आपका दिया गया है और बोल रहा है क्वेश्चन में कि n जो है एक विषम संख्या है। n कैसा संख्या है? विषम संख्या है। n एक विषम संख्या है, यानी कि ये ऑड नंबर है। तो n एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर आपका क्या क्या होता है? तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 कुछ भी ले सकते हैं, इस तरह का संख्या। तो बोल रहा है कि n एक विषम संख्या है, यानी कि n का जो भी वैल्यू लेना है, क्या लेना है आपका? विषम संख्या लेना है। तो n जब विषम संख्या रखेंगे तो कौन सा वैसा इस चारों में से होगा जो n का वैल्यू विषम संख्या रखने पर और इस एक्सप्रेशन का मान निकालने पर आपका एक सम संख्या आएगा, यानी कि इवन इंटीजर आएगा, यानी सम पूर्णांक आएगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे n की जगह कोई भी आप विषम संख्या लेते हैं, यानी कोई भी ऑड नंबर लेते हैं, तो ऑड नंबर में ये 3 क्या है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में कभी भी अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज आपका एक ऑड नंबर, यानी विषम संख्या में कभी भी विषम संख्या से गुणा करने पर हमेशा विषम संख्या आता है। तो ये तो अब विषम संख्या में विषम संख्या से गुणा करेंगे तो ये विषम संख्या, और विषम संख्या कोई भी ऑड नंबर में से इवन नंबर को अगर घटाएंगे, इवन नंबर को, तो ऑलवेज आपका क्या आएगा? ऑलवेज आपका ऑड नंबर ही आएगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या n लेना है। तो n विषम संख्या रखेंगे और विषम संख्या 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कोई भी विषम संख्या में, तो ये विषम संख्या, और कोई भी विषम संख्या में से 8 घटाएंगे तो वो ऑलवेज एक विषम संख्या ही आएगा। तो ये भी नहीं होगा। हमको बोल रहा है कि सम संख्या आना चाहिए, यानी कि सम पूर्णांक, यानी इवन इंटीजर। चलिए दूसरा देखते हैं। अगर इन के जगह कोई भी ऑड नंबर लेते हैं तो उसका कोई भी ऑड नंबर, यानी कोई भी विषम संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज एक विषम संख्या ही आएगा। तो यानी कि उसका स्क्वायर करेंगे तो विषम संख्या, और इस विषम संख्या में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी विषम संख्या। तो फिर विषम संख्या में कोई भी संख्या जोड़ेंगे, विषम संख्या में ऑड नंबर में कोई भी इवन नंबर जोड़ेंगे तो ऑलवेज आपका ऑड नंबर ही रहेगा, चाहे वो कोई भी संख्या है। तो ये भी नहीं होगा आपका। फिर ये देखते हैं, कोई भी, ये भी वही आ गया विषम संख्या n है। तो n कोई भी विषम संख्या का स्क्वायर विषम संख्या, और विषम संख्या में 3 से गुना करेंगे तो विषम संख्या, और फिर विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? सम संख्या। ये आपका उत्तर होगा, क्योंकि कोई भी ऑड नंबर लीजिए और उसमें ऑड नंबर जोड़िएगा तो आपका एक इवन नंबर, यानी कि सम संख्या आएगा। तो ये आपका उत्तर होगा। और क्योंकि ये आपका उत्तर होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चेक कर लेते हैं इसको भी, क्या दिक्कत है। तो कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा? ऑड नंबर। कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये ऑड नंबर। 3 का स्क्वायर कीजिए 9, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, 7 का कुछ भी कीजिएगा 11 का 121। मतलब कोई भी ऑड नंबर, कोई भी विषम संख्या का स्क्वायर विषम संख्या, और विषम संख्या में ऑड नंबर में इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इवन नंबर से, तो आपका एक इवन नंबर आएगा। लेकिन इस जब इवन नंबर आएगा उसमें फिर ऑड नंबर जोड़ेंगे, इवन प्लस ऑड करेंगे तो फिर आपका ओवरऑल क्या आ जाएगा? ऑड नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए ये भी नहीं होगा आपका। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है। आप लोगों का एसटीटी का बैच मैथ्स का, केवल मैथ्स और रीजनिंग का स्टार्ट कर रहे हैं। ईसीबी के स्टार्ट कर देंगे आपको।
टाइमिंग क्या होगा आप लोग को बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अब कंफर्म हो चुका है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। तो फिर बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है आप लोग को। उससे अच्छा है कि आप तैयारी में रहिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्द ही एग्जाम ले, क्योंकि जब भी एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन देगा आप लोग को तो समय नहीं देगा, 10 से 15 दिन का देगा, और हो सकता है कि सिलेबस भी नहीं दे। अगर दे भी तो आपको 10 से 15 दिन 20 दिन का मौका मिलेगा, ज़्यादा मौका नहीं मिल पाएगा तैयारी करने का। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ था आप लोग का पिछले बार, उसी तरह जो 28 जनवरी को आप लोग एग्ज़ाम दिए थे, तो उसी के अनुसार, उसी सिलेबस के अनुसार हम लेकर अभी चलेंगे। क्योंकि आप लोग का मैथमेटिक्स हम पढ़ाएंगे तो मैथमेटिक्स का तो कुछ अलग होगा नहीं, जो था बस इधर उधर थोड़ा सा कर सकता है, वही रहेगा अगर कहीं किया तो हम लोग वही मान करके स्टार्ट कर देंगे। चलिए, आपका 45 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि n एक ऋणात्मक संख्या हो तो निम्न में से कौन सबसे निम्न है, यानी सबसे छोटा संख्या कौन होगा। ये भी भाई ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो ये ऑप्शन ए में एक है 0, बी में है आपका -n, सी में है आपका 2n और डी में है आपका n²। तो बोल रहा है n एक निगेटिव संख्या है। n कैसा नंबर है, निगेटिव, यानी 0 से छोटा कोई भी मान, यानी कि n जो है एक निगेटिव संख्या है, यानी कि 0 से छोटा, यानी कि n बोल सकते हैं लेस देन है 0, ये 0 से छोटा है। तो बोल रहा है कि कोई भी 0 से छोटा अगर संख्या है तो निम्न में ये सबसे छोटा वैल्यू कौन सा आएगा। तो अब बताइए, सबसे छोटा n अगर कोई भी निगेटिव नंबर लेंगे, -5, -7, -8, तो -5 अगर n लेते हैं तो उसमें माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, यानी ये 0 से बड़ा नंबर आएगा, तो ये होगा नहीं, उससे छोटा तो ये है। फिर देखते हैं 2n, अगर मान लीजिए कि n का वैल्यू -10 लेते हैं, तो n का वैल्यू -10 लेते हैं तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, -20, यानी कि ये बड़ा होगा, सॉरी मतलब छोटा होगा। देखिए, आप चारों ऑप्शन एक ही से चेक कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि n एक निगेटिव नंबर, यानी कि n 0 से छोटा, तो आप 0 से छोटा कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, तो n बराबर हम ले लेते हैं -5। तो अब चारों ऑप्शन में -5 रखिए, तो ये तो 0 वैल्यू है, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर इसमें रखते हैं n के जगह -5, तो n -5 और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रखेंगे ना माइनस और n के जगह माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस, तो इसका वैल्यू आएगा 5, इसका वैल्यू तो 0 है ही फिक्स। इसमें -5 रखेंगे n के जगह, तो -5 में 2 से गुना करेंगे तो -10, यहाँ -5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायर, यानी कि -5 गुने -5, यानी तो ये माइनस माइनस प्लस और 5 का स्क्वायर 25, यानी यह आपका आएगा 25। तो सबसे छोटा वैल्यू इसमें कौन सा आया, तो चूंकि ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सबसे छोटा ये होगा। इनके कोई भी मान के लिए कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये तो 0 ही आ गया, और ये तो निगेटिव संख्या लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी निगेटिव से गुना करेंगे पॉजिटिव, यानी आपका जब भी जाएगा यही भर जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समानांतर श्रेणी का प्रश्न है, 46 नंबर। इसमें बस एक फार्मूला, छोटा सा फार्मूला है, याद रखने की जरूरत है। तो इसमें क्या सीरीज आपका दिया हुआ है, आपका जो सीरीज दिया हुआ है बोल रहा है 11, 7, 3, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह गया है। कितना टर्म तक बोल रहा है, प्रथम 20 पद, तो यानी कि n बराबर कितना हो गया 20, यानी कि ये 4 घट रहा है। क्या हो रहा है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी में क्या होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, यानी ये कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर जो होता है समान होता है। तो ये कॉमन डिफरेंस कितना का है, ये -4 का है, ये -4 इसमें करेंगे तो 7 आएगा, इसमें से 4 घटाएंगे -4 तो ये आएगा, यानी आपका यहाँ से कॉमन डिफरेंस यानी कि डी बराबर, यानी सार्व अंतर जिसको बोलते हैं, आपका क्या आएगा
-4। और ये प्रश्न में दे दिया है कि ये 20 पद गया है, इसी तरह 4 4 घटते, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, फिर आपका आएगा -1 आएगा, फिर आपका -5 आएगा, इसी तरह 4 घटते जाएगा। तो इस तरह 20 टर्म जो होगा, 20 पद होगा, उसका योग बताइए। तो उसका योग तो n तो निकाल लिए हम लोग, डी कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिए। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म ये 11 हो जाएगा। तो आपका सम ऑफ टर्म यानी एस एन बराबर पूछ रहा है, तो एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो बस इसी पे बैठा देना। तो n कितना है आपका 20 टर्म, यानी 20/2, और ये 2 है, ये कितना दिया है फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यानी प्रथम पद, तो ये 2 इंटू 11 प्लस n कितना है 20, तो ये 20-1 डी कॉमन डिफरेंस कितना निकाले हैं -4, ये कॉमन डिफरेंस 4 बनता है, 4 कम रहा, तो ये इंटू आपका -4। अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए, ये 2 से कटेगा तो ये आपका आ जाएगा 10, यानी कि 10 इंटू क्या बोलेंगे 11 दूना 22, ये होगा 22 प्लस ये 20 में से 1 गया तो 19, और 19 गुने -4, यानी कि 19 गुने -4 कितना हो जाएगा -76। फिर क्या करेंगे, ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 22 में जोड़ना है -76, तो ये आपका -56 हो जाएगा। तो ये बोलेंगे 10 इंटू ये -56, तो ये चूंकि -56 से गुना होगा 10 का, तो ये आपका आ जाएगा -560, यानी -560। एक मिनट शायद कहीं गलती किए होंगे, यहाँ 22, ये -76 है ना, तो -76 में 22 जोड़ेंगे तो ये आपका ये यहाँ 4 आएगा, -54 आएगा, और फिर ये आपका हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये -40। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर। अच्छा 47 नंबर, ये क्वेश्चन को हम मिसलेनियस में डाल दिए, क्योंकि पहले हम देखते हैं 48 नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन हम मिसलेनियस जिससे पढ़ाएंगे उससे बताएंगे, पहले हम नंबर सिस्टम में इसको ऐड किए थे इस प्रश्न को लेके, नंबर सिस्टम के तरीका से ये नहीं बनेगा, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को ले गए हैं मिसलेनियस। तो मिसलेनियस जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर आपको बोल रहा है, हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए 48 नंबर सबसे इजी है, इसलिए बोलेंगे नहीं क्योंकि डिफिनीशन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जब क्वेश्चन में डिफिनीशन दे दिया है तब तो खुद से निकाल सकते हैं। हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं, यानी संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं ये बता दिया है क्वेश्चन में। यदि संख्या इसके सभी धनात्मक गुणनखंडों के मतलब स्वयं संख्या को छोड़कर योग के बराबर हो, एग्जाम्पल भी दे दिया है 28 एक संपूर्ण संख्या है, क्योंकि 28 बराबर 1 + 2 + 4 + 7 + 14, तो निम्न में से कौन सी एक संपूर्ण संख्या होगी। तो चलिए हम आपको समझाते हैं इसका मतलब। संपूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, यानी परफेक्ट नंबर, क्या बोलते हैं परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या लिख देते हैं। संपूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको परफेक्ट नंबर। एक चीज और, आप लोग जो जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर वो दूसरा है, वो पूर्ण वर्ग होता है, वो दूसरा है। ये परफेक्ट स्क्वायर जो आप लोग जानते हैं इंग्लिश में, इसका हिंदी होता है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब जो किसी संख्या का स्क्वायर हो, तो इसका इससे कोई मतलब नहीं, ये अलग है और ये अलग है। संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर ये अलग है, याद रखिए। तो संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं, जब कोई संख्या का टोटल गुणनखंड लिख दीजिए,
तो टोटल गुणनखंड 28 का क्या होगा, एक होगा, मतलब टोटल गुणनखंड यानी टोटल फैक्टर, यानी कौन कौन संख्या से 28 कट सकता है। तो एक हो गया, दो हो गया, 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा और 28 से भी कटेगा, यानी इतना संख्या से कटेगा। चलिए और इधर लिखते हैं, वो दिखेगा कि ये 28 है, तो 28 का टोटल फैक्टर 1, 2, 4, 7 और ये 14 और ये 28, यानी 28 जो है इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। यानी कि ये तो बोल रहा है कि कोई भी संख्या का टोटल फैक्टर लिखिए, तो टोटल फैक्टर में तो एक स्वयं एक संख्या भी आता है, एक फैक्टर, तो वो भी कहलाता है किसी भी संख्या का। बोलेंगे जैसे 3 का फैक्टर बताइए, तो 3 का फैक्टर एक तो सब संख्या का होता है और स्वयं वही संख्या भी होता है। जैसे बोलेंगे आपसे 4 का बताइए, तो क्या क्या हो जाएगा, एक, 2 और 4, मतलब इसके फैक्टर में स्वयं वही संख्या भी आता है, 1 भी आता है, उसके अलावा भी आता है। तो वही है 28 में। तो 28 में बोला है जो टोटल फैक्टर है ना, तो टोटल फैक्टर लिखिए और उसमें जो स्वयं वही संख्या है उसको छोड़ दीजिए, और जो बचेगा उसका जोड़ है ना, उसका जोड़ किसके बराबर आना चाहिए, इस संख्या के बराबर आना चाहिए, वो कहलाएगा संपूर्ण संख्या। तो देखिए 1 और 2, 3 और 4 7 और 7 14 और 14 28, इसके बराबर आ गया, इस संख्या के बराबर आ गया, यानी ये कहलाएगा परफेक्ट नंबर, यही यानी कि ये संपूर्ण संख्या कहलाएगा। या इसको ऐसे भी डिफिनीशन बोल सकते हैं कि अगर इसको नहीं छोड़ते, ये टोटल अगर फैक्टर लिखते, एक से लेकर के इसका 28 का टोटल फैक्टर लिखते, तब अगर जोड़ते तो इस संख्या का दुगना आता, 56 आता। क्यों आता, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का तो आपका 28 आया स्वयं संख्या के बराबर, और चूंकि एक फैक्टर जो 28 होता है उसको छोड़ दिए थे, तो उसको भी ले लेंगे, तब तो ये 28 गुना 56 दुगना आ जाएगा। लेकिन स्वयं वो संख्या को अगर छोड़ देंगे इसको, तो इसी के बराबर आएगा, यानी तब आएगा 28, यही आपको बोल रहा है। तो ऑप्शन में देखिए कौन कौन होता है, तो 9 का चेक करेंगे, तो 9 का टोटल परफेक्ट नंबर कौन कौन होगा, टोटल फैक्टर 1 3 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा, यही 3 संख्या से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं कटेगा। तो बोल रहा है कि इसका टोटल फैक्टर में स्वयं वही संख्या को छोड़ दीजिए, उसके बाद जोड़ने पर ये 9 के बराबर आना चाहिए, तो ये 4 आ रहा है, यानी ये नहीं हो। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, ऑप्शन है दूसरा 6 का टोटल फैक्टर होगा 1 2 3 और 6, इसके अलावा किसी से और नहीं कटेगा, तो इसका टोटल फैक्टर लिख लीजिए, तो टोटल फैक्टर में स्वयं वही संख्या भी आएगा, इसको छोड़ दीजिए, और जो जोड़ होगा इसका टोटल फैक्टर का, वो इस संख्या के बराबर आना चाहिए। तो 1 2 3 और 3 6, यानी कि ये आपका उत्तर होगा। यानी कि जिस तरह 28 एक परफेक्ट नंबर है, उसी तरह ये 6 भी एक परफेक्ट नंबर है। तो ये आपको एग्जाम्पल में दे दिया है क्वेश्चन में कि 28 एक परफेक्ट नंबर है। तो जिस तरह 28 एक परफेक्ट नंबर है, उसी तरह 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कौन एक संख्या है जो परफेक्ट नंबर है, तो आपका ये। अगर यही बोलता ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है प्रश्न में, यदि संख्या इसके सभी धनात्मक गुणनखंड संख्या को छोड़कर, अगर संख्या को छोड़कर नहीं लिखते, यानी स्वयं वही संख्या को लेते, इसका फैक्टर में 6 को भी लेते, तब इस संख्या का दुगना आता, क्योंकि 6 6 12 हो जाता। फिर यहाँ भी 28 28 56 हो जाता, लेकिन बोल रहा है संख्या को छोड़कर, तो संख्या को छोड़कर तो स्वयं इस संख्या के बराबर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 49 नंबर आपका क्या है। फोर्टी 49 नंबर है, उसी से रिलेटेड है। जब ऊपर वाला डेफिनेशन जो लिखा हुआ है उसी के बारे में पूछ रहा है, उसी तरह अरेंज भी किया हुआ है क्वेश्चन, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। संपूर्ण संख्या, 4 ऑप्शन दिया गया है, वह संख्या जिसके समस्त गुणनखंड विषम संख्याएं होती है। तो संपूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, ये आप ऊपर हम डेफिनेशन में ही बता दें। संपूर्ण संख्या बोलते हैं जब किसी संख्या का टोटल फैक्टर का जोड़, कोई भी संख्या के टोटल फैक्टर का जोड़
इस संख्या का दुगना आना चाहिए, या एक और तरीका बोलने का हो गया, किसी संख्या के टोटल फैक्टर में स्वयं उस संख्या को छोड़ दे तो उसका जोड़ उस संख्या के बराबर आना चाहिए। तो स्वयं उस संख्या को छोड़ देंगे तो आएगा ही आएगा। जैसे 28 का भी किसी संख्या का टोटल फैक्टर 1 + 2 + 4 + 7 + 28, सॉरी एक और 7 + 14 + 28, तो किसी भी संख्या के टोटल फैक्टर का जोड़ उस संख्या का दुगना, या एक और तरीका बोलने का, किसी भी संख्या के टोटल फैक्टर के जोड़ जो है जोड़ेंगे तो उस संख्या का दुगना आए, या किसी भी संख्या के टोटल जो फैक्टर होगा तो टोटल फैक्टर में ये स्वयं संख्या को छोड़ दे तो उसका जो जोड़ होगा उस संख्या के बराबर होगा। दोनों एक ही बात है, क्योंकि स्वयं वही संख्या को जोड़ देंगे तब तो उस संख्या के बराबर आएगा, उसको बोलते हैं संपूर्ण संख्या। तो अब ये 4 डिफिनीशन दिया गया है आपको कि संपूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। तो पहला है वह संख्या जिसके समस्त गुणनखंड विषम संख्या होती है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है वह संख्या जिसके सीमित अपवर्त्य यानी कि सीमित गुणज होते हैं, नहीं किसी भी संख्या का सीमित गुणज नहीं होता है। जैसे 5 का गुणज बोलेंगे तो 5 का अनंत गुणज आएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 अनंत गुणज आएगा। फिर तीसरा वह संख्या जिसके समस्त गुणनखंड को लसा एवं मसा समान होता है, तो समस्त गुणनखंडों को लसा एवं मसा समान होता है, यह भी नहीं होगा संपूर्ण संख्या। चौथा ऑप्शन है वह संख्या जिसके समस्त गुणनखंड, अब देखिए वह संख्या जिसके समस्त गुणनखंड उस संख्या को छोड़कर, यानी कि जो समस्त 6 का जो समस्त गुणनखंड है उसमें उस संख्या को छोड़ दीजिए, का जोड़ जो होगा उस संख्या को छोड़ देने पर उसका जो जोड़ होगा इस संख्या के बराबर होगा। तो बात सही है, इस 6 का टोटल गुणनखंड में उस संख्या को छोड़ देंगे तो इसका जो जोड़ होगा इस संख्या के बराबर होगा। और अगर ये कंडीशन नहीं देता कि इस संख्या को छोड़ेंगे तब इसके दुगने के बराबर होता है इस संख्या, तो आपका ये 4 नंबर होगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 50 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 50 नंबर भी इसी से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं 50 नंबर क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन एक संपूर्ण संख्या है, अभी अभी पीछे बताएं, ये तो अभी हो गया। कौन एक संपूर्ण संख्या है, 4 ऑप्शन दे दिया गया है। पहला है ऑप्शन 28, दूसरा है 36, तीसरा है 10 और चौथा बोल रहा है ऑल ऑफ दोस, ये सभी। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो। अभी अभी बताएं कौन एक संपूर्ण संख्या है। एक चीज और बता दें, सबसे छोटा जो संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर होता है वो होता है 6, उसके बाद होता है 28। जैसे सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर आभाज्य संख्या कैसे लिखते थे कि 2 हुआ, उसके बाद हुआ 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 11 होगा। इसी तरह सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 होगा, उसके अगला नंबर 28 होगा, इसका अगला नंबर फिर निकालना पड़ेगा, चेक करना होगा कि कौन सा संख्या होता है। निकालने का तरीका बता दी। इसमें बस सावधानी क्या रखना है कि ये ध्यान रखना है इस प्रश्न में इस तरह के कि आप कंफ्यूजन ये कीजिएगा कि आपको तो बचपन से ये आदत है परफेक्ट स्क्वायर यानी कि ये पूर्ण वर्ग, हिंदी होता है पूर्ण वर्ग, और एक दूसरा होगा ये परफेक्ट नंबर यानी इसको बोलेंगे संपूर्ण संख्या। ये दोनों में अंतर बस याद रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग होता है, संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। ये दोनों को मिक्स मत कर लीजिएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग तो आप जानते हैं, जैसे 4 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया, 25 हो गया, 144 हो गया, मतलब जो किसी संख्या का स्क्वायर है जिसका पूर्ण रूपे बिना डेसिमल में वर्गमूल जिसका निकाला जा सकता है पूरा अंक, उसको बोलते हैं
पूर्ण वर्ग परफेक्ट नंबर। और संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं वो तो हम बता दी, जैसे ये 6 है, 28 है। ये मेन कंफ्यूजन यही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट नंबर है 51। 51 संख्यांक। संख्यांक बोलते हैं संख्या के अंक को। संख्यांक किसको बोलते हैं? संख्यांक किसको बोलते हैं? किसी भी संख्या के अंक को। जैसे बोल दिए कि 253, तो इसमें इस संख्या में कौन अंक है? 2 है, 3 है, 5 है, 3 अंक, इसी को बोलते हैं। और ये संख्या कहलाएगा 203। तो संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, पहला ऑप्शन बोल रहा है, सॉरी ऑप्शन नहीं है, ये दो कंडीशन दिया है, कौन सा सही होगा, ए और बी। ए और बी दिया है और उसी में से ये दोनों में कौन सा सही होगा, ये आपको 4 ऑप्शन चुनना है, 1, 2, 3 और 4, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ए में बोल रहा है संख्यांक, यानी संख्या का जो अंक है, संख्यांक, संख्यांक मतलब संख्या का जो अंक है, एक प्रतीक है। प्रतीक मतलब चिन्ह है, जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बात सही। किसी भी संख्या का जो अंक होता है, किसी भी संख्या का जो अंक होता है यानी संख्यांक, किसी संख्या के अंक यानी कि 2, 5, 3, यानी इस संख्या का कौन सा अंक है? 2, 5, 3, इसको बोलते हैं संख्यांक। तो किसी भी संख्यांक बोल रहा है, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक प्रतीक है। तो इस संख्या 253 में 2 एक अंक है, जो एक चिन्ह है, प्रतीक है, जिसे प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बात सही है। ये एक प्रतीक है, ये चिन्ह ही होता है। जैसे 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस आपका टोटल डिजिट कितना होता है? 10। टोटल 10 अंक होता है। इसी 10 डिजिट का यूज करके, इसी 10 अंक का यूज करके हम लोग संख्या बनाते हैं, चाहे वो 2 अंक का संख्या हो, 1 अंक का संख्या हो, 3 अंक का संख्या हो, 4 अंक का हो, जितना भी अंक का संख्या हो बनाते हैं इसी मात्र 10 अंकों का यूज करके। तो वो ये जो अंक है, यानी इस अंक का यूज करके जो भी संख्या बना रहे हैं, तो इस संख्या में ये अंक क्या है? एक मात्र चिन्ह है, एक प्रतीक है, जो ये दर्शा रहा है कि ये 2 है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर देखते हैं बी क्या बोल रहा है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो बताइए, कोई संख्या को, ये 253 को विभिन्न संख्यांकों यानी कि विभिन्न अंक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। ये 253 है, तो बताइए ये इस 2 अंक, ये 253 बोलने के लिए इस अंक की जगह क्या दूसरा अंक रख देंगे तो 253 ही रहे? नहीं, वो बदल जाएगा, यानी कि ये आपका गलत होगा। यानी एक संख्या को विभिन्न संख्या के अंकों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मान लीजिए ये संख्या ले लीजिए 15, तो इस 15 को दर्शाने के लिए क्या और कोई अंक को यूज करके 15 लिख सकते हैं क्या? और कोई अंक का चिन्ह लिख करके 15 नहीं लिख सकते? या आप इंटरचेंज भी नहीं कर सकते हैं कि 5 यहाँ रख दिया और 1 यहाँ रख दिया, वो मीनिंग ही बदल जाए। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा, यानी केवल ए सही होगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन बोल रहा है ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, तो ये सही नहीं है क्योंकि हमारा केवल ए सही है। दूसरा बोल रहा है ए और बी दोनों अशुद्ध है, तो ए और बी दोनों अशुद्ध है, ये भी गलत हुआ। तीसरा बोल रहा है ए शुद्ध है, बी अशुद्ध है, तो ए माने सही है और बी सही नहीं है, तो यही आपका सही उत्तर होगा। बोलिए कोई कंफ्यूजन? तो संख्यांक मतलब होता है संख्या का अंक, और कोई भी अंक जो होता है मात्र एक प्रतीक है, चिन्ह है, जिसका यूज, इस चिन्ह का यूज करते हैं हम संख्या बनाने में। जैसे लिख दिए कि 216,
तो इस अंक है, ये जो 216 है, ये अंक है, ये एक चिन्ह है जिसका यूज किए हम ये संख्या बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक ही टाइप पर है, ठीक है, तो हम इसको अब रहने देते हैं। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल के क्लास में आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें जो है ना आपको एक होमवर्क देते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आपको अच्छे से समझना है, ये 52 नंबर क्वेश्चन और ये 53 इसी पे रिलेटेड है आगे क्वेश्चन। तो अगर इसको अच्छे से समझना है तो आप क्या कीजिएगा, आप कॉपी पे कल जब क्लास करने आइएगा तो एक चीज लिख करके आइएगा, बता देते हैं ऐसे 00010305060709, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे कर दिए, ऐसे बना लेना, समझ लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे से, ये जरूर करके आना है अगर अच्छे से समझना है इस प्रश्न को। तो फिर लिख करके आइएगा ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर यहाँ से लिखेंगे 20, 21, 22, 23, 24, इसी तरह फिर यहाँ तक आएगा कहाँ 29 तक, फिर 30, 31 शुरू करेंगे, यहाँ तक कहाँ तक आएगा 39 तक, फिर यहाँ से हम लोग 40 से शुरू करेंगे। तो इसी तरह आपको जाना है, कहाँ तक जाएगा, इसी तरह 90 से शुरू करेंगे तो 90, 91, 92, 93, 94 कहाँ तक आएगा 99 तक आएगा। तो इतना करके आप आइएगा, इतना एक पेज में जिस तरह हम लिखे हैं इतना करके, तब नेक्स्ट क्लास में आइएगा। आपको इतना इजी इस क्वेश्चन को कर देंगे। आप जैसा कि क्वेश्चन देखें किस तरीके का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि यदि मैंने 11 से 199 लिखी हो तो मैंने कितनी बार 2 लिखा। तो चूंकि हम ये एक बार आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि किस तरह तेजियां बनाते हैं, आपको एग्जाम में इस तरह नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहे हैं कि आपके पास में यहाँ कॉपी में रहेगा तो आप लोग मिला सकते हैं अच्छे से। तो ये करके आइएगा, तो हम इस पे क्वेश्चन हम बताएंगे इस तरीका से। उसके बाद बहुत ही तेजी से हम लोग बना सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करना है। देख लीजिए बस ये कर देंगे कितना 20 दूना हो जाएगा आपका कितना 20 जोड़ 20, इस तरह बना लेंगे 20 जोड़ 20 40, और 40 में से 1 कम कर दिए यानी कि आपका हो जाएगा 39। ये आपका डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो किस तरह हम बनाएं ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ा, ये तो आपको समझाने के लिए बताएंगे, वो आप नेक्स्ट क्लास में देखिएगा, आपको बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग का इस वीक हो सकता है कि केवल मैथ्स और रीजनिंग का STET का बैच हमें स्टार्ट कर दे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो पर। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम कभी नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको